मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान इकाई 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के वीडियो को लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस इकाई में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों एवं तकनीकी की नवीनतम प्रगति जैसे संचार, अंतरिक्ष, रक्षा प्रतिरक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अध्ययन करेंगे। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई क्या प्रोग्रेस हुई है इस लेसन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, विज्ञान को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? साइंस, ठीक है ना। और तकनीकी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी। नवीनतम प्रगति यानी नई प्रोग्रेस, न्यू प्रोग्रेस। तो आगे देखते हैं बच्चों। जैसे कि आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जैसे विज्ञान और तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसी क्रम में हम विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीनतम परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। यानी विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से हमें नए सुविधा के साधन उपलब्ध हुए हैं। तो इसी क्षेत्र में आज हम स्टडी करेंगे। विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान के साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत पर्याप्त लगातार प्रयासरत रहा है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी यानी साइंस टेक्नोलॉजी की नित्य नए वैज्ञानिक शोध से, साइंस और टेक्नोलॉजी के नए वैज्ञानिक शोध से क्या हुआ है? संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुए हैं। कहने का मतलब बच्चों, साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा ही आज हम पुराने समय, जबकि हमारे पास पुराने समय को देखेंगे उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, सुविधा के साधन भी नहीं थे और जीवन बहुत सरल था। लेकिन आज हम देखेंगे तो हमारे पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो किससे संभव हुई हैं? विज्ञान और टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी क्या है? विज्ञान के नए तरीके। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी, विज्ञान के नए तरीकों से हम नए आविष्कार करते हैं जिससे हमारा जीवन सुखमय बनता है। आगे देखते हैं। किसी भी नई तकनीकी के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से यानी साइंस और टेक्नोलॉजी से ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया है। इन मूलभूत चुनौतियों में जैसे कृषि है, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि। आइए हम इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्यों के साथ साथ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि के क्षेत्रों में विस्तार हो रहे हैं। क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहे हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी से किन क्षेत्रों में प्रोग्रेस हुई है, उन्नति हुई है, उनको हम क्रमबद्ध देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संचार के क्षेत्र में। यानी संचार मीन्स होता है कम्युनिकेशन, यानी हमारे संदेश का आदान प्रदान होना ही संचार कहलाता है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि संचार में सबसे पहले की बात कहें तो हमारे पत्रों के माध्यम से हमारे संदेशों का आदान प्रदान हुआ करता था। उसमें क्या होता था, कई बार पत्र मिस भी हो जाते थे, अंतर्देशीय कार्ड वगैरह कभी मिस हो जाते थे तो हमारी ज़रूरी यानी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंच पाती थी। तो क्या हुआ, इसके बाद में पत्रों के बाद में जो क्या हुआ, लैंडलाइन फ़ोन आया। इसके बाद में लैंडलाइन फ़ोन से फिर थोड़ा और एडवांस फ़ोन आया, ठीक है। यानी अब एडवांस फ़ोन के बाद में क्या हुआ, समाज ने सोचा कि भाई ऐसा साधन होना चाहिए, क्योंकि लैंडलाइन फ़ोन में ये होता है कि एक निश्चित दूरी पर घर के अंदर ही हम बातचीत कर सकते हैं अगर कोई कॉल आती है। लेकिन ये सोचा गया कि काश कोई ऐसा
इंस्ट्रूमेंट होता है, संचार का ऐसा साधन होता है जो हम कहीं भी ले जा कर के बात कर सकते हैं। तो इसी तरह से उस पर काम किया गया और वैज्ञानिकों ने एक नई खोज निकाली जिसको मोबाइल कहते हैं। ठीक है, कीपैड वाला मोबाइल आया। इसके बाद में कीपैड वाले मोबाइल से सिर्फ बात हो सकती थी, आवाज़ सुनाई पड़ती थी, बस किसी का फेस नहीं देख सकते थे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी उसमें फंक्शंस नहीं होते थे। तो ये कल्पना की गई कि भाई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम व्यक्ति को देख भी पाएँ, इसलिए फिर उस पर काम किया गया, यानी स्मार्टफोन बनाया गया। वैज्ञानिकों ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्मार्टफोन एंड एंड्रॉयड फ़ोन बनाया, जिसके द्वारा आज हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं और किसी भी क्षेत्र को देख सकते हैं, यानी ऑल पर्पज़ मोबाइल है आज। तो वही है, संचार के क्षेत्र में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत उन्नति हुई है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम सारी जानकारी ले सकते हैं और डिफरेंट टाइप के वर्क कर सकते हैं। तो देखिए डिटेल में इसके बारे में। संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। संचार मानव की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। संचार के क्षेत्र में क्या क्या है? टेलीफोन है, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सेवा यानी ईमेल और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के लिए क्रांति के रूप में आए हैं। यानी जो संचार के साधन है जैसे टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट जो है जनसंचार के लिए बहुत ही क्रांति यानी प्रोग्रेस के रूप में आगे आए हैं, उन्नति के रूप में आगे आए हैं। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित। देखिए बच्चों, ये जो बहुत सारे संचार के नवीनतम संचार के साधन हैं, माध्यम हैं, जैसे आप देखिए ये मोबाइल है, ठीक है, टीवी है और ये भी संचार का साधन है। ये स्मार्ट टीवी है, मोबाइल है ना, और ये सारे क्या हैं? संचार के साधन हैं। अब आगे देखना है, नवीन डाक सेवा प्रारंभ की गई है जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। 20वीं सदी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गया, जो मैंने अभी बताया उसी को इसमें बताया गया है। मोबाइल फ़ोन तकनीकी अत्यंत प्रभावशाली होकर के उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गई। 21वीं शताब्दी में यह नई तकनीकी से सुसज्जित होकर एक नया नाम स्मार्टफोन के रूप में समाज में आया। यानी स्मार्टफोन के साथ 3G, 4G और 5G के रूप में उपलब्ध है। यानी आजकल जो 3G क्या है, पहले फ़ोन जो है 3G आए, इसके बाद 4G और आज 5G के रूप में उपलब्ध है। अब 3G क्या है? 3G यानी थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन और 5G फिफ्थ जनरेशन। इसे आगे देखते हैं बच्चों, संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, वाईमैक्स तकनीकी भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। 3G, 4G, 5G टेक्नोलॉजी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टेलीविज़न के कार्यक्रम इत्यादि अब मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध हैं। बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग व मनोरंजन का आदान प्रदान अब संभव हो गया है। यानी कहने का मतलब है कि स्मार्टफोन के द्वारा हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के वीडियो क्लिप या मनोरंजन का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मतलब ऑल पर्पज़ ये जो आज के स्मार्टफोन चल रहे हैं वो सभी प्रकार के उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है, उपलब्ध कराई गई हैं। आगे देखते हैं बच्चों, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसे कहते हैं ICT के क्षेत्र में। ICT क्या है? ICT को इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। I फॉर इंफॉर्मेशन और C फॉर कम्युनिकेशन, T फॉर टेक्नोलॉजी। अब शिक्षा के क्षेत्र में
शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। यानी ICT के माध्यम से स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के द्वारा सीखने के अवसर मिले, ठीक है ना। यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गई। अब जब ICT योजना के द्वारा बच्चों को पढ़ाया या सिखाया जा रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है एक कैपेबल टीचर की भी ज़रूरत है। तो इसके लिए विशेष टीचरों की नियुक्ति की गई, शिक्षकों की नियुक्ति की गई। ICT केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हो, यानी ऐसे टीचर जो ICT शिक्षा देने में कैपेबल हों। स्कूल योजना में ICT के अंतर्गत, स्कूल योजना में क्या है, ICT के अंतर्गत कई राज्यों, केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया। यानी ICT के द्वारा स्मार्ट स्कूलों में, यानी राज्यों में और केंद्र शासित राज्यों में भी स्मार्ट स्कूलों का शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य युवाओं को ICT का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापक जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है, जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजन, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में ICT की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों, ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। यानी क्या है, आजकल जो है ICT के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जिससे यानी कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। इससे बच्चों को और अच्छा खुशनुमा एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे बच्चे अच्छे से नॉलेज को ले पा रहे हैं, ठीक है ना। सो टेक्नोलॉजी ने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या उन्नति की है, इसमें हम देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में वर्ष 1962 यानी 1962 में भारतीय अंतरिक्ष को कहते हैं इनको स्पार का एवं नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का गठन हुआ। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इन्होंने क्या किया, उन्होंने 1962 में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको कहते हैं इनको स्पार शॉर्ट में, इसका गठन किया और 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO यानी ISRO का गठन किया, ठीक है ना। तो आप देखिए इनको स्पार का फुल फॉर्म क्या है, I फॉर इंडियन, N फॉर नेशनल और CO फॉर कमेटी, S फॉर स्पेस और R फॉर रिसर्च, यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ISRO का फुल फॉर्म देखिए बच्चों, I फॉर इंडियन, S फॉर स्पेस, R फॉर रिसर्च और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हुआ, ISRO का गठन कब हुआ बच्चों? 1969 में, और इनको स्पार का गठन 1962 में हुआ। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है। यानी अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी जो है कहाँ से शुरू हुई थी? छोटे से रॉकेट्स के प्रक्षेपण से, लेकिन आज कितने आगे पहुंच गई है वो हम देखेंगे। अब हमारे पास क्या क्या है? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह यानी इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जैसे अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है।
इंडियन इनसेट उपग्रह क्या करता है? इनसेट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान, प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए है। तथा इनसेट जो उपग्रह है, इनसेट सैटेलाइट है, वो हमारा क्या क्या किस किस काम के लिए है? एक तो दूरसंचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, दूरदर्शन प्रसारण के लिए, और मौसम संबंधी जानकारी भी हमें इनसेट सैटेलाइट के माध्यम से ही मिलती है। और प्राकृतिक आपदा के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस सैटेलाइट के माध्यम से मिलती है? इनसेट सैटेलाइट के द्वारा। IRS नेक्स्ट जो है, IRS उपग्रह का क्या यूज है? कि प्राकृतिक संसाधनों के सर्वे के लिए होता है, सर्वे के लिए यूज किया जाता है। ये संचार उपग्रह है, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये आपका मंगलयान है। तो भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। यानी भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानी जिन यानों की पर सैटेलाइट को शिफ्ट करके अर्थ की ऑर्बिट में शिफ्ट किया जाता है, उन वाहनों की चर्चा की गई है। यानी भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यान मीन्स गाड़ी तैयार की गई है। इनमें क्या है? कौन कौन से यान है प्रक्षेपण यान? नंबर 1 है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे कहते हैं शॉर्ट में PSLV। इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह PSLV में कौन सा सैटेलाइट शिफ्ट किया गया है? भारतीय सुदूर यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं। किसमें? PSLV में इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। और दूसरा कौन सा है? भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV। GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस गाड़ी पर कौन से सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं? वो ये हैं GSLV के द्वारा इसमें इनसेट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं, है ना। सितंबर 2004 में भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV-F1 द्वारा प्रक्षेपण एजुसेट। अब एजुसेट क्या है? एजुकेशन सैटेलाइट है। एजुसेट जो है EDU को हम एजुकेशन कहते हैं, SAT को सैटेलाइट कहते हैं। GSLV-F1 के द्वारा एजुसेट सैटेलाइट को छोड़ा गया है। भारत का पहला उपग्रह है एजुसेट, जो है वो भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बड़ा है। इसकी पुष्टि जापान के क्यो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण में सफल रहा है। यानी जापान के क्यू यूनिवर्सिटी द्वारा की गई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान के सफल परीक्षण में सफल रहा है। ठीक है, इन्हें भी जाने। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1 है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। सेकंड है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। एंड नेक्स्ट है भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य। अब 4th नंबर है रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के द्वारा उन्नति, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्नति या प्रोग्रेस। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत उन्नति की गई है। रक्षा प्रतिरक्षा मतलब ऐसे साधन जब कभी युद्ध देश विदेश यानी अपने देश या दूसरे देश के मध्य में कभी युद्ध वगैरह होते हैं तो उससे रक्षा करने के लिए जो भी हमारे साधन होते हैं या बम मिसाइल्स होते हैं उनको बनाने के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई है ये हम इस पॉइंट में देखेंगे।
भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी डेवलपमेंट प्रतिष्ठानों को मिलाकर अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन 1958 में किया गया। यानी रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो DRDO का गठन है कब किया गया? 1958 में। DRDO का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? D फॉर डिफेंस, R फॉर रिसर्च, D फॉर डेवलपमेंट और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में लिखा है DRDO का फुल फॉर्म रक्षा डिफेंस, D फॉर डिफेंस इसका हिंदी है रक्षा, एवं R फॉर रिसर्च अनुसंधान इसका हिंदी है, और D फॉर डेवलपमेंट उसका हिंदी है विकास, और संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन को संगठन कहते हैं। ये कब बनाया गया? इसका गठन कब हुआ है? 1958 में। अब रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में क्या है? रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यानी रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त मुख्य युद्धक जैसे क्या है? मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान, बैकून, बैरेज प्रणाली आदि DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं। यानी DRDO जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है मिसाइल, टैंक आदि का ही निर्माण करते हैं, और ये प्रणाली आदि DRDO की नई अचीवमेंट है। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, देख रहे हैं आप। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप से जाना जाता है। रक्षा के क्षेत्र में INS कोच्चि, INS अरिहंत आदि युद्धपोतों का भी विकास हुआ है। कहने का मतलब हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कई मिसाइलें बनाई हैं, जिसके कारण पृथ्वी है, त्रिशूल है ना, अग्नि है, ये मिसाइलें बनाई हैं, जिसके कारण इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, ओके, टेक केयर।